Hello and welcome to Administration Wise. In the previous video, we had discussed ancient Indian administration. ये सीरीज चल रहा था evolution of Indian administration. Now, moving further, we are now going to discuss medieval time period, and most significant of this era is the Mughal administration. So in this video, we will go through the Mughal Indian administration. मिडिवल टाइम पीरियड में वैसे तो बहुत सारे रूलर आए। दिल्ली सल्तनत था, उसके बाद मिडिवल टाइम में भी में मुगल्स का रूल था। मुगल्स में भी जब कॉन्क्वेस्ट हुआ मुस्लिम्स का, तो एक परमानेंट इम्प्रेशन बन करके सामने आया, ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन सेट हुआ। एंड इट वाज बिगन विथ द कॉन्क्वेस्ट मेड बाय बाबर हु केम फ्रॉम अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के फरगना के रीजन से आया था वो। कहाँ से आया था? फरगना। नाउ बाबर आया तो यहाँ इंडिया में आफ्टर हिज कॉन्क्वेस्ट, बट हैव नो मच मोर टाइम टू हैव और डेवलप एडमिनिस्ट्रेशन। वो बेसिकली अपने आप को सेटल करने में ही रह गया। वो अपने आप को सेटल करने में ही ज़्यादा टाइम व्यतीत किया। आफ्टर हिम द मुगल थ्रोन वेयर इन द हैंड ऑफ हुमायूं। उसके बाद शेरशाह सूरी कुछ टाइम के लिए रहा था, बट the most significant time, or we can say the turning point, came with the second battle of Panipat. Second battle of Panipat that took place in 1556. Now you guys can answer this, that among whom this battle of battle of Panipat were fought. किसके बीच में ये लड़ाई लड़ा गया था? स्टार्ट हुआ मुगल एडमिनिस्ट्रेशन with the second battle of Panipat, and it came to an end with the death of Aurangzeb in 1707. प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये औरंगजेब के डेथ के बाद 1707 में ये खत्म हो गया था, क्योंकि उसके बाद वो डिग्रेड करने लग गया था, अनस्टेबल हो गया था, वॉर ऑफ सक्सेशन होने लग गया था, राजकुमार आपस में लड़ने लग गए थे। And theoretically it can be said after the death of Bahadur Shah Jafar in 1862 it came to an end. Whole Mughal dynasty came to an end after his death. Now answer this question, that Bahadur Shah Jafar died where? कहाँ पे इनकी मृत्यु हुई थी? इससे पहले 1857 की क्रांति भी हो चुकी थी, the revolution of 1857. It also took place during the time period of बहादुर शाह जफर ओनली। नाउ मेन सोर्स जो है हमारे पास वो है अकबरनामा और ऐन अकबरी। ये किसके द्वारा लिखा गया था? आंसर कीजिए। हु रोट अकबरनामा एंड ऐन अकबरी? Without failing more time, let us jump to the main part of the Mughal administration, because we are not here to discuss the historical perspective. Rather, we were more focusing on the administration part, because it is related to the public administration syllabus. So we will be focusing on the administration part, and the most successful administration among them all is of Akbar's time period. अकबर का टाइम पीरियड क्या था, चलिए बताइए। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ अकबर? अकबर एक एब्सोल्यूट मोनार्क था। अकबर वाज एब्सोल्यूट मोनार्क। ही सेट अप इंपेरियल स्टेट। इन्होंने एक इंपेरियल स्टेट सेटअप किया था। He acted all through his reign in the sovereign manner, took all the decisions independently, He were not influenced by any extended power like खलीफा। और ये खलीफा कहाँ से आते थे? तुर्की से। तुर्की के खलीफा का इन्फ्लुएंस मोस्ट ऑफ द मुस्लिम रूलर्स के ऊपर होता था। उस टाइम के वर्ल्ड के मोस्ट ऑफ द मुस्लिम रूलर के ऊपर खलीफा ऑफ द तुर्की वाज इन्फ्लुएंसिंग इवन द दिल्ली सल्तनत। अब दिल्ली सल्तनत का ज़्यादा सिग्निफिकेंस क्यों नहीं रह जाता है? दे वर नॉट मच सोवरेन, बिकॉज they also seek the recognition
from the Khalifa of Turkey, but the Akbar, the very first monarch who didn't even seek the recognition from the Khalifa of Turkey. Hence, it can be said that he was the first sovereign ruler of the medieval time. और इसलिए ये ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो जाता है in order to have a discussion on the administrative perspective. He involved Rajputs in his administration. उसने राजपूतों के साथ फ्रेंडशिप किया, राजपूतों के साथ मैट्रिमोनियल अलायंस स्थापित किए, मैट्रिमोनियल अलायंस स्थापित किए। जोधा अकबर की कहानी काफ़ी ज़्यादा फेमस है, इवन मूवीज़ भी आ चुकी है, सीरीज़ भी बहुत सारे बने हैं। मैट्रिमोनियल अलायंस भी स्थापित किया राजपूत के साथ, राजपूतों के साथ को उसने अपने एडमिनिस्ट्रेशन में सिग्निफिकेंट पोजीशंस भी दिए। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द रोल ऑफ राजा टोडरमल, राजा टोडरमल इन द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट। Most significant positions were also offered to the Rajputs. So we can say that he involved Rajput in his administration and won their goodwill. उसने उनका राजपूतों का गुडविल भी जीता, क्योंकि ऐसा माना जाता है बिकॉज विदाउट विनिंग ओवर द माइंड एंड हार्ट ऑफ द लोकल पीपल अ किंग कांट रूल इफेक्टिवली। और राजपूतों को अपने एडमिनिस्ट्रेशन में एक्टिव पार्ट दे करके उनका गुडविल जीत करके एक अच्छा राज्य, एक सक्सेसफुल राज्य अकबर ने स्थापित किया। He began the system of meritocracy. Meritocracy क्या है? Offering the position, role and post on the basis of merit. On the basis of merit. मेरिट के बेसिस पे पोस्ट डिस्ट्रीब्यूट किए थे इसने। देयर वर से नो रोल ऑफ फेवरेटिज्म एंड द पोस्ट वेयर नॉट हेरिडेटरी, द पोस्ट वेयर not hereditary. He gave the opportunity on the basis of merit only, and this system is known as meritocracy. Hence, we can say that the merit was the currency during the time of Akbar. और ये करेंसी किस लिए था? टू राइज up in the hierarchy of the administration. He was not even influenced by ulemas. अब ये उलेमा क्या होते हैं? धार्मिक ठेकेदार। उस समय के धार्मिक ठेकेदार को उलेमा कहा जाता था। धार्मिक ठेकेदारों को उलेमा कहा जाता है। वो भी कौन से धर्म के? तो मुस्लिम धर्म के जो रोल मॉडल होते थे उसको हम लोग उलेमा कहते थे। तो किसी भी तरीके से वो उलेमाज के इन्फ्लुएंस में नहीं आया और उसने खुद का एक रिलीजन इस्टेब्लिश किया, दैट इज दीन इलाही, दैट इज दीन इलाही। इट वाज मच मोर लिबरल इन इट्स अप्रोच and give the space to other religious practices. He even stopped taking jizya. Jizya क्या था? Jizya was a type of tax which were levied from non-Muslim by the ruler. उससे पहले के जो रूलर्स थे वो नॉन मुस्लिम से एक टैक्स लेते थे फॉर गिविंग देम लिबर्टी टू प्रैक्टिस देयर रिलीजन, और इस टैक्स का नाम था जजिया। तो इसको ये एबॉलिश कर दिया था एंड इवन स्टॉप द फोर्स्ड कन्वर्सन टू द मुस्लिम रिलीजन। हेंस वी कैन से दैट रिलीजियसली भी अकबर का टाइम पीरियड जो था वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल था। रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा, अभी बात किए थे इससे पहले राजा टोडरमल के बारे में, तो ही हैज़ द सिग्निफिकेंट रोल। द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दैट टाइम ऑफ द अकबर्स era is based on the scientific line, and there were too much elaborate revenue assessment about the collection part of the revenue and the record keeping. And due to this huge record keeping, and the whole system is burdened with the documents, hence this period is also known as Kagzi Raj.
कागजी राज क्यों कहते हैं? क्योंकि बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड्स रखे जाते थे, सारे रिकॉर्ड को कागज़ों पे क्लोज वॉच रखा जाता रिकॉर्ड्स के ऊपर, जिसके कारण कागज़ बहुत ज़्यादा जमा हो जाते थे। बहुत ज़्यादा मात्रा में कागज़ होने के कारण, बहुत ज़्यादा मात्रा में डॉक्यूमेंट्स होने के कारण इस सिस्टम को कागजी राज कहा जाता है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट इज मनसबदारी सिस्टम। मनसबदारी सिस्टम मनसबदारी सिस्टम को हम लोग कह सकते हैं द मुगल फॉर्म ऑफ द ब्यूरोक्रेसी। द मुगल फॉर्म ऑफ द ब्यूरोक्रेसी। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ सिविल एज वेल एज मिलिट्री ड्यूटी। सिविल ड्यूटी और मिलिट्री ड्यूटी दोनों को जब कंबाइन कर देंगे आपस में, तो ये आता है मनसबदारी सिस्टम। अब जट और सवार क्या है? जट इज बेसिकली द रैंक ड्रिवन। Jet post is a rank driven post, and the savar is the number of horsemen kept by the different mansabs. Kept by the different mansabs is known as savar. दो तरह के मनसब थे। जट जो सिर्फ रैंक के बेसिस पे थे, बेसिकली ये सिविल पोस्ट था, और सवार जो था वो एक मिलिट्री पोस्ट में से आता था, जो कि कितने हॉर्समैन वो कोई मनसब एडमिनिस्टर कर रहा है उसके बेसिस पे सवार का पोस्ट दिया जाता था, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ हॉर्समैन मेंटेन्ड बाय द मनसब। The Mansabdari system is non-hereditary and non-transferable, hence also this part satisfy the condition of meritocracy. यहाँ से भी हम लोग देख सकते हैं कि ये मेरिटोक्रेसी को सेटिस्फाई करता है। मेरिटोक्रेसी को सेटिस्फाई करता है क्योंकि किसी भी तरीके से कोई हेरिडिटरी रोल नहीं था, किसी भी तरीके से वो ट्रांसफरेबल नहीं था। इट वर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट ओनली। इट वाज पर्सनली असेस्ड बाय द सुल्तान। मूवी जो आया था सलमान खान का, वो सुल्तान नहीं, किंग वाला सुल्तान। यहाँ Sultan used to personally assess all the mansab, but this system started weakened, कमजोर पड़ने लगा after the death of अकबर। चलिए बताइए अकबर का डेथ कब हुआ था? When was the Akbar died? And after 1707, that was the death of Aurangzeb, it completely collapsed. It completely collapsed. क्यों गिरा? ऐसा क्या हुआ? नेक्स्ट स्लाइड में है कि वहाँ पे एनफ रिसोर्सेज की कमी हो गई, वार ऑफ सक्सेशन होने लगा, मैं राजा की लड़ाई में लोग लड़ मरे, राजकुमार आपस में लड़ मरे, और जो गवर्नर्स होते थे उनकी भी लॉयलिटी टुवर्ड्स द सुल्तान स्टार्ट्स बिकमिंग लो और स्टार्टेड डिग्रेडिंग। नाउ let us quickly move some important administrative officials. The very first among them all is the king himself. That is Sultan. Below him, the topmost post is Diwan, Prime Minister, who is the authorized representative of the Sultan. He uses to issue the royal फरमान। इसका काम क्या होता था कि ये रॉयल फरमान इशू करे, बट ऑन द बिहाफ ऑफ सुल्तान ओनली। अपने मन से नहीं, अपने नाम से नहीं, बल्कि किंग के नाम से ही, सुल्तान के ही नाम से। सूबेदार ये तो सेंट्रल पार्ट हो गया, ये दोनों सेंट्रल पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन में आते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट इज द प्रोविंशियल। यहाँ से नीचे अभी हम लोग देखेंगे, ये है प्रोविंशियल पार्ट, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। तो प्रोविंशियल लेवल पे जो एरियाज थे उनको सूबा में बांटा गया था, और इसके हेड को कहा जाता था सूबेदार। सूबा के हेड को सूबेदार कहते थे, और इनको असिस्ट करता था, सूबेदार को असिस्ट करता था सूबा के एडमिनिस्ट्रेशन में प्रोविंशियल दीवान used to assist in the administration of सूबा to सूबेदार। नेक्स्ट इज सिकदार। ये हो गया सब प्रोविंशियल लेवल पे। यहाँ ये आ गया सब प्रोविंशियल लेवल में सूबा को फर्दर डिवाइड किया गया डिफरेंट सिक में,
SHYQ Sikh and Sarkar एंड देन परगना। ये क्वेश्चन भी आया था यूपीएससी के प्रीलिम क्वेश्चन में दिया गया था। ये चारों दे दिया, सूबा, सिख, सरकार और परगना। इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में एडजस्ट करने के लिए दिया था यूपीएससी के प्रीलिम्स में। इसके बाद सिकदार के नीचे आते हैं फौजदार। फौजदार इज अ मिलिट्री पोस्ट। फौजदार इज द मिलिट्री पोस्ट, मिलिट्री पोस्ट। फौजदार इज अ मिलिट्री पोस्ट, जैसा कि नाम से भी पता चल रहा है, फौज के हेड को फौजदार कहते हैं। नेक्स्ट वन इज अमलकदार। अमलकदार इज पार्ट ऑफ रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन who looks over the administration of revenue। देन खजाने के ऊपर ध्यान रखता है, खजानदार कहते थे। नेक्स्ट इज पटवारी। पटवारी एट द लोकल लेवल। ये दो हो गया अब लोकल लेवल पे। लोकल लेवल ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन इज पटवारी, जो कि थाने में बैठा करता था। और थाने का वो आदमी जो गांव-गांव में जाकर के लॉ एंड ऑर्डर के कंडीशन को असेस कर रहा है, उसको कहते थे चौकीदार। तो ये दोनों भी मिलिट्री पोस्ट में आते हैं, बट दीज आर एट लोकल लेवल। क्या क्या देखे? सुल्तान, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। Diwan, Prime Minister, who is the administrative representative of the Sultan, used to issue the royal farman in the name of king. After that, at provincial level, it is divided into Suba and headed by Subedar, assisted by provincial Diwan. Next is Suba is further divided into Sikh, Sikh to Sarkar, Sarkar to Pargana. These were overseen by Sikdar at the sub-provincial level. Then comes Faujdar, is a military post, and then Amlakdar, revenue administration देखता था। खजानदार जो कि फाइनेंस सर्विसेज को देख रहा है, खजाने को के ऊपर नजर रखना इसका काम था। देन कम्स पटवारी एट द लोकल लेवल एंड चौकीदार, इनका काम है लोकल लेवल पे लॉ एंड ऑर्डर को असेस करना। ना सम इंटेलिजेंट व्यूज, कुछ हिस्टोरियन के व्यूज जो कि हम लोग कोट कर सकते हैं इन ऑर्डर टू कंक्लूड आवर आंसर्स और इवन एट द इंट्रोडक्शन ऑफ द क्वेश्चन, दैट द वेरी सिग्निफिकेंट statement we can see is given by Rajni Kothari। इनका क्या कहना है? In spite of developing rationalized system of administration, public work and revenue collection, Mughals failed to penetrate to the lower region or the local region because of being alien in nature, and they remain confined to the urban areas, and also they could not develop a hereditary aristocracy। Then come with Jadunath Sarkar, another historian। जादूनाथ सरकार, इनका क्या कहना है? एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ द यूरोप। ये डायरेक्ट स्टेटमेंट कभी कभी दे देता है। क्वेश्चन ये होता है, हु सेड दिस स्टेटमेंट दैट द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ द मुगल एम्पायर इज जस्ट अ पार्ट ऑफ एकेडमिक इंटरेस्ट। ऐसा कुछ इसमें नया था नहीं। The administration was even borrowed by the different Hindu state outside the Mughal rule and even inherited by the Britishers and continued in many types and forms, although its process were significantly changed and were made to be fit in the contemporary or subsequent conditions of the society। तो ये व्यू था किनका? जादूनाथ सरकार का। जादूनाथ सरकार का। Conclude our lecture with the remark that legacy of the Mughal administration in the contemporary administration, आज के समकालीन प्रशासन व्यवस्था में मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के लेगेसी को हम लोग देख सकते हैं कि ये रिचली कंट्रीब्यूट करता है और वेरीगेटेड भी है आज के स्ट्रक्चर में। कहीं ना कहीं इसका बहुत सारा फॉर्म्स और टाइप्स आज भी हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में पाया जाता है, इवन इन द बिहेवियरल स्ट्रक्चर। बाय दिस वी कम टू द एंड ऑफ this lecture। Thank you for the time, and till then keep learning।